हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लास 11th अकाउंट्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देखिए, बिजनेस में जब सेल होती है तो सेल दो तरीके से होती है, एक कैश सेल और एक होती है आपकी क्रेडिट सेल। तो जब कैश में सेल किया जाता है तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमने गुड्स बेचा और हमें कैश इमीडिएटली मिल जाता है। बट जब क्रेडिट में सेल होती है तो वहाँ पर जो हमें पैसा मिलता है वो बाद में मिलता है, ठीक है। तो जब क्रेडिट में सेल होती है तो वहाँ पर एक रिस्क भी जो है इन्वॉल्व हो जाता है कि जो हमने उधार में पैसा गुड्स दिया है उसका पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये एक रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो इस रिस्क को कम करने के लिए ही बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है बनाया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं ये कैसे बनता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कोई सेलर है जिसका नाम है ए, ये एक सेलर है, ठीक है। इसने गुड्स बेचा, सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। ए ने जो है गुड सेल किया बी को उधार में, क्रेडिट में, ठीक है। बी क्या हुआ, बायर। तो ए ने जब गुड्स बेचा बी को तो बी ने बोला कि जो मैं पैसा दूंगा वो मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो ये क्रेडिट सेल हो गई। तो ए ने कहा ठीक है आप पैसा बाद में दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी ने कहा मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो ए ने कहा ठीक है, बट मैं एक बिल लिखूंगा, ठीक है, और उसमें आपको मुझे साइन करके देने हैं, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने एक बिल ड्रॉन किया, ए ने एक बिल बनाया। अब इस बिल में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें थी। एक तो बिल का अमाउंट और एक डेट और तीसरा सिग्नेचर, ठीक है। तो ए ने कहा ठीक है आप 2 महीने बाद पैसे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक बिल ड्रॉन करूंगा। तो ए ने जो है एक बिल ड्रॉन किया और उस बिल में 3 चीजें थी। एक तो बिल का अमाउंट, यानी कितना पैसा बी से लेना है, दूसरा डेट, किस डेट पे बी पैसा देगा, और तीसरा सिग्नेचर। अब ए ने बी को बोला कि आप इसमें मुझे सिग्नेचर कर दो, ठीक है, और सिग्नेचर करके मुझे वापस कर दो। तो बी ने कहा ठीक है, बी ने जो है सिग्नेचर कर दिए। तो अब जो है बी बाउंड हो गया इस डेट पर इतना अमाउंट पे करने के लिए। अगर मान लीजिए बी इस डेट पर पेमेंट नहीं करता तो उस केस में ए के पास एक प्रूफ है कि उसको बी से इतने पैसे लेने थे और इसका जो है वो यूज करके जो है कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट केस कर सकता है और अपने पैसों को रिकवर कर सकता है। तो इसी वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है ताकि जो पैसा हमने उधार में दिया, जो गुड्स हमने उधार में दिया है उसका पैसा हमें टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो इस केस में बी जो है मुकर नहीं सकता, बी को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसने सिग्नेचर कर दिए। तो जैसे ही बी ने सिग्नेचर किए ये क्या बन गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो जिसने बिल ड्रॉन किया था यानी कि ए, तो ए की बुक में इसको हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। ए की बुक में क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, शॉर्ट में बी आर। और बी की बुक में क्या होगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, शॉर्ट में बीपी। इसके लिए बिल्स पेबल क्यों होगा, क्योंकि इसको पैसा देना है फ्यूचर में। इसके लिए रिसीवेबल क्यों होगा, क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब, एक्सचेंज का मतलब होता है लेना देना, ठीक है। अब ए ने बी को गुड्स बेचा तो उनके बीच में एक्सचेंज हुआ, है ना, और उसके लिए जो बिल लिखा वो बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सबसे पहले हम उनको देखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट में जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं। तो देखिए इसमें मेनली 3 ही पार्टी होती हैं। सबसे पहला हो गया आपका ड्रॉर, दूसरा
ड्रॉई और थर्ड वन इज पे। तो इसमें तीन पार्टीज होती है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। अब देखिए ड्रॉर का मतलब होता है वो पार्टी जो बिल लिखती है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में ए ने सेल किया था तो ए ने बिल लिखा था, तो ए क्या हुआ, ड्रॉर। तो ड्रॉर का मतलब है हु राइट्स द बिल, ठीक है। और यू कैन से मेकर ऑफ बिल, मेकर ऑफ बिल यानी जिसने बिल बनाया वो क्या हुआ, ड्रॉर। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल ए क्या हुआ, वो ड्रॉर हो गया। फिर नेक्स्ट पार्टी कौन है, ड्रॉई, ठीक है। अब ड्रॉई कौन होता है, जिसने बिल एक्सेप्ट किया, जिसने सिग्नेचर किया। पिछले एग्जांपल में सिग्नेचर किसने किया था, बी ने, ठीक है। तो इसमें लिखना को हु एक्सेप्ट द बिल, हु एक्सेप्ट द बिल एंड हु मेक्स पेमेंट ऑन ड्यू डेट। तो देखिए ड्रॉई कौन हो गया, जो इसने बिल को एक्सेप्ट किया और जो बिल का पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे। तो पिछले एग्जांपल में ड्रॉई कौन था, बी ने बिल एक्सेप्ट किया था, सिग्नेचर किए थे और वो ही बिल का पेमेंट करेगा ड्यू डेट पे, ठीक है। अब थर्ड पर्सन आ गया आपका पेई, ठीक है, पेई। अब देखिए पेई का मतलब हु विल गेट द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, हु विल गेट द पेमेंट ऑन ड्यू डेट। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि इसने बिल लिखा, इसने बिल एक्सेप्ट किया और ये बिल पेमेंट करेगा, और पेई कौन है, जिसको पैसा मिलेगा, हु विल रिसीव द पेमेंट, हु विल गेट द पेमेंट, वो आपका पेई हो गया। तो आप बोलोगे यार बिल तो इसने लिखा था, पैसा तो इसको मिलना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। जो ड्रॉर होता है वही पेई होता है, ठीक है। जो ड्रॉर होता है वही पे होता है, क्योंकि इसने बिल लिखा, पैसा इसको मिलेगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्मली ड्रॉर इज पेइंग, नॉर्मली क्या होता है, ड्रॉर ही पेई होता है। बट कुछ केसेस में पेई एक थर्ड पर्सन भी हो सकता है। मान लीजिए जिसने बिल लिखा ड्रॉर, उसने कहा, उसने बिल उठा के किसी और को दे दिया और ड्रॉई को बोल दिया कि पैसे तुम उसको दे देना, ठीक है। यानी इसके कहने पर जो ड्रॉई पैसा किसी और को देगा तो वो पेई हो जाएगा। तो पेई में भी द थर्ड पर्सन इन सम सिचुएशन, ठीक है। इन सम सिचुएशन पेई may be the third party, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी भी पेई हो सकता है, ठीक है। पर नॉर्मली जो ड्रॉर होता है वही पे होता है, जो बिल लिख रहा है उसको ही पैसा मिलेगा। तो ये तीन पार्टीज होती हैं, ये कई बार छोटी पार्ट में भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इनका इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसी वजह से ये आपको पता होना चाहिए। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसमें ड्यू डेट, ड्यू डेट, ठीक है। देखिए जब बिल ड्रॉन होता है तो बिल ड्रॉन होते समय ये बता दिया जाता है कि इसका पेमेंट कब होगा, कितने महीने में होगा, तो फिर हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए आपको ये याद रखना है, ड्यू डेट equals to period of bill plus 3 days of grace, 3 days of grace, ठीक है। पीरियड ऑफ बिल यानी कितने महीने का बिल है उतने महीने प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। इसमें क्या होता है, 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। 3 दिन एक्स्ट्रा इसलिए देते हैं कि मान लीजिए उस डेट पर उसके पास फंड का अरेंजमेंट ना हो तो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि वो अरेंजमेंट कर ले, ठीक है। तो हमेशा आपको 3 डेज ऐड करने हैं ड्यू डेट निकालने के लिए, ठीक है। जितने महीने का बिल है उतने महीने तो आएंगे एज वेल एज
3 days ऑफ ग्रेस। अब देखिए प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 1st जनवरी 2022, ठीक है, और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड था वो था 3 मंथ्स, ठीक है। बिल ड्रॉन हुआ 1 जनवरी को और मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 3 मंथ्स। तो हमें निकालनी है ड्यू डेट, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखिए ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, ड्यू डेट इक्वल्स टू कितने महीने का था, 3 मंथ्स का, ठीक है। तो पीरियड ऑफ बिल 3 मंथ्स है, तो देखिए जनवरी में लिखा, तो यानी कि 1 महीने कब होगा, 1 फरवरी को, दूसरा महीना कब होगा 1 मार्च को, तीसरा महीना कब होगा 1 अप्रैल को। तो 3 महीने कंप्लीट होंगे 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है। 1 जनवरी को लिखा ना, तो 1 महीने का पूरा होगा 1 फरवरी को, दूसरा महीना 1 मार्च को, तीसरा महीना 1 अप्रैल को, तो 3 महीने पूरे हो गए। अब 3 डेज हमें ऐड करने हैं प्लस 3 डेज, तो जो ड्यू डेट आ जाएगी वो आ जाएगी 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। ड्यू डेट कभी गिवन नहीं होगी, आपके पास मैच्योरिटी पीरियड गिवन होगा 3 मंथ्स 2 मंथ्स या डेज में भी हो सकता है, और फिर आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है, 3 डेज ऐड करने तो आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। अब इसमें एक बात आपको ध्यान देनी है कि मान लीजिए अगर 4th अप्रैल को कोई पब्लिक हॉलीडे हुआ, ठीक है। अब पब्लिक हॉलीडे में ध्यान रखना, ठीक है, इफ देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे ऑन ड्यू डेट, इफ देयर इज अ पब्लिक हॉलीडे ऑन ड्यू डेट। अब पब्लिक हॉलीडे हो गया। अब पब्लिक हॉलीडे में मेनली आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर या संडे, तो ये पब्लिक हॉलीडे में कंसिडर किए जाएंगे। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एंड संडे। तो इफ देयर इज अ हॉलीडे ऑन ड्यू डेट, देन ड्यू डेट will be 1 day earlier, ठीक है। देन ड्यू डेट विल बी 1 day earlier, तो इसके अकॉर्डिंग एक दिन पहले क्या हो जाएगी, 3 अप्रैल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने जो है ड्यू डेट निकाल ली और ड्यू डेट में आपको पता चल रहा है कि उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे में क्या आ गया आपका इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर एंड संडे। तो कोई पब्लिक हॉलीडे होगा तो जो ड्यू डेट होगी वो एक दिन पहले हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे होगी तो एक दिन बाद होगी। कोई ऐसी हॉलीडे जो पहले से पता नहीं होती, सडनली गवर्नमेंट कर देती है, तो उस केस में जो ड्यू डेट होगी वो नेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉलीडे, ड्यू डेट will be postponed to next day, ठीक है। In case of emergency holiday, due date will be postponed to the next day, that is, यानी अगर हम इस एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उस केस में 5 अप्रैल हो जाएगी, ठीक है। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन बाद जो है ड्यू डेट हमारी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।